नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी काफ़ी बारिश का मौसम था और इसकी वजह से काफ़ी मच्छर भी हो गए हैं। काफ़ी मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ फैल रही है और ख़ास तौर से खांसी सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है। तो आज मेरे साथ डॉक्टर के.एस. मोगरा साहब हैं। के.एस. मोगरा साहब से हमारे मंच पर पहले भी उपस्थित हुए हैं और पहले भी हमने स्वास्थ्य की प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात की थी। आज भी उन्हीं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे मतलब स्वास्थ्य में मतलब आदमी तो बीमारी में कुछ समझता नहीं है, दवाइयों में कुछ समझता नहीं है, जांचों में कुछ समझता नहीं है और उसके साथ किस तरह से ठगी हो रही है, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर के.एस. मोगरा साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे मंच पर और आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे बुलावे पर आ जाते हैं और हमारे साथियों को, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को अपनी 50 साल के अनुभव की बातें बताते हैं। उससे हमारे साथियों को काफ़ी लाभ होता है, जानकारी मिलती है और उससे फिर आगे वो अपने को स्वस्थ रखने में वो मदद मिलती है। तो दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और मैं डॉक्टर साहब को ये माइक दूँ उसके पहले आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और ज़्यादा बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, आप जितना लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और जितना हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ और ज़्यादा रिसर्च के साथ जो है ये वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप सबके सामने पेश करेंगे। इस अपील के बाद मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो ये 2 रत्तियाँ हैं मौसम, अभी गर्मी भी है, थोड़ी सुबह शाम सर्दी भी हो जाती है और 1-2 दिन से तो वो हिमाचल में जब से बर्फ़ गिरी है काफ़ी ठंड हो जाती है। तो ऐसे मौसम में आदमी को क्या-क्या सुरक्षा लेनी चाहिए कि जिससे वो ये सीज़नल बीमारियों से बच सके? सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। बहुत ही अच्छा विषय आपने लिया है और जो अपने पहले 3 ऋतु मानते थे कि भाई बरसात है, सर्दी है, फिर गर्मी है, पर अभी अब सबने ऑब्जर्व किया होगा कि इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं रहा है। बरसात कहीं ज़्यादा आ रही है, कहीं कम है और कोई इसका अनुपात नहीं रहा है। अति वर्षा भी हो रही है। तो बरसात और ये सीजन में जैसा आपने बताया कि मच्छर होंगे तो मलेरिया होगा, डेंगू होगा और पानी की वजह से जो डिसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सारी बीमारी है। फिर मौसम की वजह से खांसी और अल्टीमेटली निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, काफ़ी रोग अभी पेशेंट्स को भी पता लगने लग गया है कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जितना जोर होना चाहिए वो, आप बीमार हो और दवा लो, डॉक्टर तैयार मिलते हैं, डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इसमें क्या टाइम लगाना है, तो बस खांसी हो गई, ये सिरप पियो, ये गोली खा लो। तो सही माने में अपने को बीमारी नहीं हो उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए बनिस्बत कि बीमार हो और दवा खाओ। तो समय के साथ आज़ादी के इन 71 वर्षों में
हमने जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, जो रोकथाम है बीमारी का, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन एक एमबीबीएस में विषय होता है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम है। और ये सबको सूट करता है भाई कि बस दवा लो और मज़े करो। तो दवा लेने में ठीक है, बीमार होने पे दवा तो लेनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे वायरस बहुत बार ऑटोमेटिक 3-4 दिन में ठीक भी हो जाता है, लेकिन वैसे जो मनी और मेडिसिन ये एक प्रचलन हो गया है। और जहाँ अभी मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़ रही है, जगह जगह हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहा है। उदयपुर जैसे छोटे शहर में गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा 5 मेडिकल कॉलेज दूसरे हैं। तो ये उद्योग बन गया, कॉमर्शलाइजेशन मेडिकल फील्ड का होता जा रहा है। आप पैसे दो तो आपको एडमिशन मिल जाता है, फिर आप पढ़ो नहीं पढ़ो, फिर पैसे दो, पास हो जाते हैं, फिर पैसे दो तो पोस्ट ग्रेजुएट। ये एक रिवाज में आ गया है जो एक देश में भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है। भ्रष्टाचार तो है सब फील्ड में, और लोगों को सहन करने की आदत सी पड़ गई है। तो आपको जब सेकंड ग्रेड डॉक्टर्स मिलेंगे तो इलाज भी सेकंड ग्रेड होगा। तो आज आम आदमी को फर्स्ट ग्रेड इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है, जिनकी जिम्मेदारी है कि भाई हम आयुष्मान योजना हो कि कुछ भी हो उसके बहाने फ्री ट्रीटमेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन वो डॉक्टर्स पे इतना ज़्यादा रश रहता है कि वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा नेग्लिजेंस भी होती है। और उस वजह अच्छा, से मेरा सवाल प्रिकॉशंस को लेके था कि भी क्या क्या प्रिकॉशंस रखे हैं। प्रिकॉशंस कुछ चीज़ों में, जैसे पानी अच्छा मिलने लग गया है तो अपने को पेट की बीमारी, जॉन्डिस, डिसेंट्री, टाइफाइड ये कम होने हुए, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इसी तरह से जैसे वायरल इन्फेक्शन से या दूसरी जो छुआछूत की बीमारियां हैं, उसमें हम थोड़ा ध्यान रखें, मास्क का बराबर उपयोग करें। घर में एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो उससे दूरी बनाए रखें। उनका जो खास एहतियाती घर के अंदर परिवार में लिया जाता है उसकी ओर ध्यान लगाएं। तो जैसे एक मेंबर को कंजक्टिवाइटिस हो गया आँख का, तो उससे फिर सारे घर को कंजक्टिवाइटिस होता है और ऑटोमेटिक ठीक भी होता है, किसी किसी को उसका कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। तो अपने डार्क ग्लासेस वगैरह यूज़ करें, उस पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखें, और जो भी आँख की जो ट्यूबें हैं एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करें तो उसका फ़ायदा होता है। इसी तरह से खांसी, बुखार, अभी सबके ध्यान में आया है कि खांसी का सिरप ऐसा बाजार में आया या हॉस्पिटल से दिया गया और उसमें आज तक 19 बच्चे एक्सपायर हो गए। तो इन चीज़ों के लिए जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उससे प्रिवेंशन होना चाहिए। इसमें डायरेक्टली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और जो अपना ड्रग डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी आती है कि जो सिरप एक्चुअली जहरीला बन गया है वो भी बच्चों को पिलाया जा रहा है, और उसकी जो गुणवत्ता है उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि इसमें एक इंडिविजुअल या एक परिवार या एक समाज
जितना जिम्मेदार है उससे ज़्यादा आज का जो सिस्टम है, आज का जो अपना ये जो उद्योग बनता जा रहा है, मेडिकल कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, करप्शन बढ़ गया है, तो इन चीज़ों पे भी साथ साथ कंट्रोल करें तो जैसे ऐसा कहा जाता है कि देश की डायबिटीज़ की राजधानी बन गई है देश। तो इतना डायबिटीज़ क्यों बढ़ा? तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई आपको योग, कसरत, चलना फिरना, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं ले, और इसके अलावा जो चीज़ें खान पान में आ रही है, जो केमिकल आ रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ हो रहा है, वो इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है कि इसकी तरफ सरकार जानते हुए भी अनजान है। इसमें तो डॉक्टर साहब रोगी का तो खैर कोई वो नहीं है कंट्रोल। रोगी तो इसमें कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो तो जो बाजार में मिलेगी चीज़ वही लेगा। और ये केमिकल्स तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही है। लेकिन डॉक्टर साहब इन दिनों नकली दवाइयाँ भी बहुत आ रही हैं, उसकी पहचान कैसे करें और उससे कैसे बचें? नकली दवा हमेशा से कभी कभी पेपर्स में आता है, जैसे आप दिवाली आ रही है तो मावा, पनीर, घी, तेल सबके थोड़े छापे पड़ते हैं, कोई कोई पकड़ाते हैं और बाकी ज़्यादातर छूट जाते हैं। तो हर जगह करप्शन का रोल डॉक्टर आता साहब ये है। छापे पड़ते हैं, वो मतलब त्योहार निकल जाता है, उसके 3 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आती है। तो लोग तो खा चुके होते हैं तब तक तो सब चीज़ें, जब उस छापे पड़ने का क्या फ़ायदा है? मतलब कुछ पता ही नहीं लगता कि 3 महीने बाद रिपोर्ट आ रही है कि साहब वो नकली था मावा। तो अब वो जो मिठाइयाँ बनी वो खा ली लोगों ने, उससे बीमार पड़ना से पड़ गए। अब उसकी रिपोर्ट आ रही, या तो तत्काल रिपोर्ट आए, हर मतलब जैसे आज छापा पड़ा दूसरे दिन रिपोर्ट आए कि इनके यहाँ मावा खराब है, यहाँ से मिठाई नहीं खरीदे, तब तो उसका कुछ असर होगा। अब 3 महीने बाद, 2 महीने बाद रिपोर्ट आती है, उस पर भी कोई मतलब कोई इफेक्टिव एक्शन होता है या नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं लगता। तो ये एक बड़ी समस्या है। हर जगह आपकी बात बिल्कुल बराबर है कि 3-3 महीने बाद की रिपोर्ट से कोई समाज में उससे बदलाव नहीं आ सकता है। इसमें प्रजा को भी जागरूक बनना पड़ता है और लिखित कंप्लेंट्स दे, और जल्दी रिपोर्ट्स आ सकती है, उतनी फैसिलिटी भी होनी चाहिए, उतनी आपकी लेबोरेटरीज होनी चाहिए। और जो फार्मा जो नकली दवाएं बनाती है वो इलीगल प्रोसेस है। अब उसमें तो डायरेक्टली प्रशासन बीच में आता है, और जहाँ प्रशासन की बहुत ही उदारता हो या बहुत ही गंभीरता नहीं हो, तो वहाँ ऐसे केसेस बढ़ेंगे। और देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसमें कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, तो प्रशासन का कोई ध्यान नहीं खींचते हैं। और अभी तो थोड़ा मीडिया भी इतना जागरूक था, मीडिया वो भी थोड़ा कम हो गया है। तो इन सब चीज़ों का मीडिया तो कलेक्टिव असर विज्ञापन होता छापता है। ना उनके। विज्ञापन में देखो आप, तो अभी सरकारी विज्ञापन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है आपकी मीडिया पे। तो इन सब चीज़ों से कुल मिला के देश बनता है, और देश की कमजोरियाँ आज कहीं न कहीं, कोई माने या नहीं माने, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बन गया है, और अपन सब ने स्वीकार कर लिया है, पैसा दो और काम कराओ। डॉक्टर साहब ये एक और प्रश्न मैं आपसे करूँगा, ये लास्ट समझ लीजिए। ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जो 60, 65, 70 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको इस समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए खास तौर से? सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखें। और ज़्यादातर लोगों को आजकल 60, 70, 80 तक आते आते कितनी सारी मेडिसिन्स उनको लेनी पड़ती है। और सबसे बड़ी
जो उनको डेंजर आता है वो कार्डियक डिजीज़, तो उसके लिए बीपी का बराबर ध्यान रखे, और बीपी नहीं हो इसके लिए स्ट्रेस कम रखे, नमक कम खाए, और वैसे भी डायबिटीज़ नहीं भी हो तो भी चीनी कम खाए। और दूसरी चीज़ें, कुछ भूख रखें, थोड़ा चलना फिरना, योग, एक्सरसाइज, इसका बहुत महत्व है, उसको बराबर समझे। और जो इस उम्र में प्रिकॉशन लेते हैं तो एवरेज उम्र बढ़ी भी है, लेकिन वो दवाएं के साथ बढ़ी है। तो दवाएं इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि जिस चीज़ से अपन, भले बच्चा हो कि बड़ा हो कि युवा हो कि एडल्ट हो, सबके अंदर आपका जो कुछ भी आप खा पी रहे हो, जो अनाज पैदा हो रहा है, पेस्टिसाइड्स, यूरिया तक नकली आ रहा है, तो ये एक पराकाष्ठा है। तो कोई भी नकली चीज़ आवे उसको, जो एक पब्लिक की आदत पड़ गई है कि सहन करना, कुछ नहीं तो महीने में एक लेटर भी डालो कि ये गलत है, तो मेरा मानना है कि उसका असर पड़ता है। सारे प्रशासन को खूब एकदम नागरिकों ने छुट्टा दौड़ दे दिया है कि भाई जो है हम तो स्वीकार कर लेंगे, तो ये भी एक वजह है। और जो एडल्ट्स हैं, जो आज 70-80 की एज में है, उन पे वो अपनी जिम्मेदारी समझे, तो अपने स्वास्थ्य के साथ देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, और उसमें जो कुछ भी अपने को लगता हो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव के उलझन में नहीं पड़े, और गलत को गलत कहना सीखें। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें पूरा देश का फायदा है। अच्छा, अब ये ओल्ड एज में एक तो पोस्टेड की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब अधिकतर लोगों को पोस्टेड की बीमारी होती है 60-65 साल की उम्र के बाद में, तो बहुत ज़्यादा ही होती है ये। और एक दूसरा जो है, घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तो इन दोनों बीमारियों के क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और कैसे इनको मतलब बिना दवाई लिए या कम दवाई लिए भी कैसे इन से मतलब इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं? प्रोस्टेट बहुत ही कॉमन है, और ज़्यादातर प्रोस्टेट 80-90% जो प्रोस्टेटाइटिस कहलाता है, एनलार्ज प्रोस्टेट बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से दबाव आता है और बार बार आपको यूरिन होता है, रात में उठना भी पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और प्रोस्टेट होने से कोई निराश नहीं होना चाहिए। उसमें उसकी जो कुछ भी मेडिसिन्स है वो लेने के बावजूद भी आपका आहार अच्छा हो, उसमें कोई, अभी वो वापस बात वहीं आती है कि जितने केमिकल्स ज़्यादा आएंगे, नार्कोटिक्स ज़्यादा आएंगे, पेस्टिसाइड ज़्यादा आएंगे, तो वो हर ऑर्गन पे असर करता है। किडनी डिजीज़ भी बहुत चल रही है, तो वही प्रोस्टेट का है, वही कार्डियक का है और लीवर का है। तो प्रोस्टेट के लीवर में भी हार्ड फैटी लीवर बहुत हो रहा है। फैटी लीवर बहुत है। अभी तो शुद्ध तेल की जाहिरात आती है, किसी ज़माने में हमेशा ये चलता था कि शुद्ध घी, अब तो शुद्ध तेल मिलना ही मुश्किल हो रहा है। पाम ऑयल आता है, पाम ऑयल को आपने अलाउ किया है कुछ परसेंटेज, कुछ क्या 80%। 80%, तो फिर जो कमाने वाले हैं वो ज़्यादा डालते हैं, और इसमें प्रशासन का कोई न कोई भाग बहुत ही इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, और कोई किसी पे कोई डर नहीं, बंधन नहीं। तो जहाँ नागरिक बेपरवाह है अपने देश के लिए, तो वहाँ करप्शन बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है। यदि नागरिक ये सोचे कि भाई मेरे मत का प्रयोग मैं सही करूँगा, देश के हालात जो सुधारेंगे, अभी जिनको हेल्थ का कोई ध्यान नहीं होता है, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, स्वास्थ्य सेक्रेटरी बनेंगे, प्रशासनिक लोग कुछ जानते नहीं।